Our today's topic for discussion is electrophoresis. इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एंड द पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी क्रोमेटोग्राफी की ही तरह सेपरेशन टेक्निक है। It is also a physical method of analysis for the liquid molecules based on their ability to travel in an electric field. Electrophoresis में दो वर्ड हैं। पहला electro which means electricity and दूसरा phoresis which means separation. ये भी बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव टेक्निक है जिसमें हम लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स को सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई कर सकते हैं। इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है बायोमोलिक्यूल्स की एनालिसिस में इन द बायोकेमिस्ट्री और इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंक्लूडिंग जेनेटिक कंपोनेंट्स लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स और द पॉलीसेकेराइड्स एक्सेट्रा। डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बी डिफाइंड एज अ electrokinetic phenomenon in which there is migration of the charged particles through a solution under the influence of an external electrical field. अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें चार्ज पार्टिकल्स लाइक मॉलिक्यूल्स, आयंस और कोलाइडल पार्टिकल्स का सेपरेशन किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स एनोड की तरफ और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। Ernst Tesselus is the father of electrophoresis and he won Nobel Prize in Chemistry in 1948 for his research on electrophoresis. उन्होंने एक बेंट ग्लास ट्यूब यूज़ किया था जिसे हम यू शेप ग्लास ट्यूब कह सकते हैं। ये ट्यूब कुछ इस तरह की दिखती थी, जो आपको यू शेप की ट्यूब दिख रही है। इस यू शेप के ट्यूब्स के एंड्स पर कैथोड और एनोड लगे हुए थे और इस ट्यूब को फिल किया गया था बफर से, और इस बफर में प्रेजेंट थे हमारे बायोमोलिक्यूल्स। या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि उन्होंने हॉर्स सीरम को इस एपरेटस से सेपरेट किया था। सेपरेशन में उन्हें 4 डिस्टिंक्ट बैंड मिले थे, जिसमें से पहला बैंड एल्बुमिन का और बाकी 3 बचे हुए बैंड ग्लोबुलिन्स के थे, दैट इज द अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स। आइए डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल को। इलेक्ट्रोफोरेसिस इस फैक्ट पर बेस्ड होता है कि बायोमोलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास आयोनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि बायोमोलिक्यूल्स सॉल्यूशन में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को बियर करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड क्योंकि उनके बैकबोन में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, इसलिए चार्ज्ड एमिनो एसिड से चार्ज प्रोटीन्स को बनाया जाता है। बेसिक एमिनो एसिड कंबाइन करके प्रोटीन्स को पॉजिटिव चार्ज और एसिडिक एमिनो एसिड कंबाइन होकर प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं। Now these ionized biomolecules, that is the nucleic acid and the proteins, move at various speeds depending on their mass as well as net charge when exposed to an electric field. Positive charge particles, जिसे हम cation कहते हैं, migrate करते हैं toward the negative charge electrode, that is the anode. जबकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसे हम एनायन कहते हैं, माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स, दैट इज द कैथोड। और इन्हीं दोनों प्रोसेस को हम कैटाफोरेसिस एंड एनाफोरेसिस कहते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ
positively charged particles is called as cataphoresis. And the electrophoresis of the negatively charged particles is called as anaphoresis. ये दोनों ही प्रोसेस दैट इज कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस की प्रोसेस में आयंस के ऊपर कुछ फोर्स वर्क करते हैं, जिसमें से हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट फोर्सेस हैं। पहला वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अप्लाई होता है, और दूसरा वो फोर्स जो फ्रिक्शन की वजह से अप्लाई होता है। पहला फोर्स वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने पर चार्ज पार्टिकल्स पर लगता है, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट चार्ज। बट दूसरा फोर्स विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की वजह से लगता है, जो पहले फोर्स को अपोज करता है, दैट इज पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, और इसकी वजह से पार्टिकल का मूवमेंट डिस्टर्ब होगा। और इन दोनों ही अपोजिंग फोर्सेस की वजह से पार्टिकल्स के माइग्रेशन में प्रॉब्लम आती है। बट व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड बिटवीन दीज टू अपोजिंग फोर्सेस, the particles move with the continuous velocity. The rate at which the particles move is directly proportional to the applied electric field. The greater the electric field strength, the faster is the mobility. तो आइए डिराइव करते हैं इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, जिसे हम रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। The electric field is defined as force per unit charge, that is E is equal to F upon Q. यहाँ पर F को हमने Fe से रिप्रेजेंट किया है, because this force is derived through the electric field. क्योंकि हमें फोर्स ही निकालना है, तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं F is equal to E into Q, where E is the electric field, F is the Coulomb's force and Q is the charge on the particle. दूसरा फोर्स जो आयंस और फ्लूइड के फ्रिक्शन से डेवलप होता है, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स एक ड्रैग फोर्स है, इसीलिए इसे Fd से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। The frictional coefficient is the measure of the drag that the solution exerts on the moving ion and is dependent on the size, shape and the state of the ion as well as the viscosity of the solution. Both of these forces, that is the force due to the electric field and the force due to the friction, must be in equilibrium so that the particles move with the continuous velocity. In electrophoresis, there is the net movement of the molecules. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होता है, या हम लिख सकते हैं द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन और फोर्स ड्यू टू द ड्रैग फोर्स। इसका मतलब ये है E इंटू क्यू इज इक्वल टू V इंटू F, या इसे हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं Q अपॉन F इज इक्वल टू V अपॉन E, which is represented by mu. This mu is the electrophoretic mobility. Electrophoretic mobility is the rate of the migration centimeter per second per unit strength, that is the volt per centimeter. और mu को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं mu is equal to Q upon 6 pi r eta.
mu is equal to 6 q upon 6 pi r eta, where mu is the electrophoretic mobility, q is the net charge on the particle, r is the ionic radius of the solute and eta is the viscosity of the medium. और इसी इक्वेशन से हम वेलोसिटी ऑफ आयंस भी निकाल सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ आयन v इज इक्वल टू द q इंटू e अपॉन f. बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द माइग्रेशन. The rate of migration of an ion in electrical field depends upon different factors like the net charge of the molecule, the size and shape of the particle, strength of the electrical field, properties of the supporting medium, temperature of the operation and other factors like ionic strength of the buffer and the pH of the buffer. आइए डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन सभी को. बात करते हैं नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल. जितना ही नेट चार्ज हाई होगा किसी भी मॉलिक्यूल पर, उसकी मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक पार्टिकल है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पार्टिकल है जिसके ऊपर नेट चार्ज इससे ज़्यादा है, और एक और पार्टिकल है जिसके ऊपर नेट चार्ज इनसे भी ज़्यादा है. अगर इन तीनों पार्टिकल्स को कंपेयर किया जाए तो ये पार्टिकल की मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी. दूसरा फैक्टर जिसमें हम साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं. लार्जर पार्टिकल्स की मोबिलिटी हमेशा कम होगी और शॉर्टर पार्टिकल्स हमेशा ज़्यादा माइग्रेशन शो करेंगे. अगर शेप की बात करें तो राउंड शेप के मॉलिक्यूल्स की मोबिलिटी हमेशा हाई होगी. दैट इज द स्फेरिकल शेप मॉलिक्यूल्स विल शो ग्रेटर मोबिलिटी. द थर्ड फैक्टर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड. हायर इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड, हायर इज द मोबिलिटी. जितनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज़ करेंगे, मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. बट हायर इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रॉब्लम को जनरेट करती है, दैट इज द जनरेशन ऑफ हीट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. द नेक्स्ट फैक्टर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सपोर्टिंग मीडियम. अगर सपोर्टिंग मीडियम सैंपल में प्रेजेंट हुए मॉलिक्यूल्स के साथ कोई एफिनिटी शो करेगा तो वो माइग्रेशन को हिंडर करेंगे या माइग्रेशन को रोकेंगे, जिसकी वजह से रिजोल्यूशन ऑफ सेपरेशन डिक्रीज हो जाएगा. ये एडजॉर्प्शन, मॉलिक्यूलर सीविंग या इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से हो सकता है. एडजॉर्प्शन कॉजेज टेलिंग ऑफ द सैंपल जोन्स and it reduces the migration and resolution of the separation. Electroendoosmosis is seen due to the charged group present on the surface of the supporting medium. Example, पेपर के पास कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, एगरोज के पास सल्फेट ग्रुप्स होते हैं, and they will increase the migration of the cations but decrease the migration of anions. मॉलिकुलर सीविंग की बात करें तो जेल हैव पोरस स्ट्रक्चर इन अगार एंड द polyacrylamide gels. The movement of the large molecule is hindered by decreasing the pore size. If Cefadex is used, small molecules are tightly held by pores and the large molecules are excluded by small pores, and it will lead to the movement of molecules outside the pores, which causes no molecular sieving. The next factor is the temperature of the operation. और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो हीट, जनरेशन ऑफ हीट ही वो प्रॉब्लम है जो डेवलप होती है. And this is the major problem in the process of the electrophoresis, क्योंकि ये diffusion of sample ions as well as buffer ions
को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से पीक ब्रॉडनिंग रिजल्ट होती है। इसके अलावा ये कन्वेंशन करंट्स को भी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से रीमिक्सिंग हो जाती है ऑफ द सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा ये बफर्स की विस्कोसिटी को भी डिक्रीज कर देती है। और बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो ये डीनेचुरेशंस ऑफ एंजाइम्स और प्रोटीन्स को भी कॉज करती है। इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि हीट जनरेशन इज द मेजर प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। बट इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं कूलिंग सिस्टम्स। इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को वेरी लो पावर के साथ रन किया जाता है। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है उसे हम कहते हैं द आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर। आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ बफर। Buffer with higher ionic strength will conduct the current more than the sample and leading to the slower migration of the molecules. इसी के जस्ट अपोजिट, अगर आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ द बफर कम होगी तो करंट लेस कंडक्ट होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ माइग्रेशन हाई होगा। द नेक्स्ट फैक्टर इज द pH ऑफ द बफर। The next factor is the pH of the buffer. pH of buffer. अगर हमारे मॉलिक्यूल्स एम्फोटेरिक नेचर के होंगे तो वो कभी भी इलेक्ट्रोफोरेसिस में माइग्रेशन शो नहीं करेंगे। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, द मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। हायर इज द नेट चार्ज, हायर इज द मूवमेंट, and the charge is the function of the pH. The charge is the function of the pH. So pH is maintained by the buffers of different pH. So pH of the buffer is also an important factor. बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो हमारे पास दो टाइप्स की इलेक्ट्रोफोरेसिस है, द जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले हम डिस्कस करते हैं मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस को। इस मेथड में इलेक्ट्रोफोरेसिस का ऑपरेशन सॉल्यूशंस में होता है, बिना किसी सपोर्टिंग मीडियम के यूज के। सैंपल को बफर में डिसॉल्व किया जाता है और चार्ज मॉलिक्यूल्स रिस्पेक्टिव काउंटर चार्जेस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। हम कह सकते हैं कि मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कैरीड आउट इन यू शेप ट्यूब with platinum electrodes attached to the end of both arms. यहां पर अटैच करेंगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स को। ट्यूब के एंड पर रिफ्रैक्टोमीटर को फिक्स किया जाता है, जो मेजर करते हैं चार्ज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑफ द बफर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज मॉलिक्यूल्स। सैंपल को यू ट्यूब के मिडिल में लोड किया जाता है और इस एपरेटस को कनेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल पावर सप्लाई से। चार्ज मॉलिक्यूल्स अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं और मूव करते हुए रिफ्रैक्टोमीटर से पास होते हैं और रिफ्रैक्टोमीटर पर डिफ्लेक्शन शो करते हैं। एज द डिजायरेबल मॉलिक्यूल्स पासेस, the sample can be taken out from the apparatus along with the buffer. But disadvantage ये है कि resolution is very low, जो mixing and overlapping of sample components की वजह से होता है। इस टेक्निक को हम कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सैंपल्स को एनालाइज करने के लिए यूज नहीं कर पाते। इसे बस मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके का बिहेव शो कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए यूज किया जाता है। अगर बात करें जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो इस मेथड में हम एक इनर्ट पॉलीमेरिक सपोर्ट मीडियम का यूज करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स टू सेपरेट एंड एनालाइज द सैंपल।
Support media example, the absorbent paper, the gel of starch, agar, and the polyacrylamide, etc. All of these are the support media. सपोर्ट मीडिया को यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि ये मिक्सिंग ऑफ सैंपल को रोकते हैं आफ्टर द सेपरेशन। ये एनालिसिस एंड प्यूरिफिकेशन दोनों को ही बहुत आसान बना देते हैं। एग्जाम्पल, द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइए जानते हैं पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ द स्मॉल चार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक एमिनो एसिड्स एंड द स्मॉल प्रोटीन्स यूजिंग अ स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर लाइक द वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 एंड द वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 3। अच्छा इफेक्ट आने के लिए पेपर को हम 5 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप में कट कर लेते हैं। इन पेपर को यूज़ किया जाता है क्योंकि इनकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ही लो होती है और इनके पोर साइजेस बहुत ही यूनिफॉर्म होते हैं। इन दिस टेक्निक अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर इज moistened with the buffer and the ends of the strip are immersed into the buffer reservoirs containing the electrodes। ये हमारा फिगर है जिसमें हमने पेपर के स्ट्रिप को कट किया है और बफर रिजर्वायर्स में डिप किया है। दीज आर द बफर रिजर्वायर्स। और जिस कंटेनर में हमने बफर लिया है उसी से हमारे इलेक्ट्रोड भी कनेक्टेड है। इलेक्ट्रोड्स भी कनेक्टेड हैं, द कैथोड एंड द एनोड। इस प्रोसेस में सैंपल को लोड किया जाता है पेपर के सेंटर में स्पॉट लगाकर और फिर हाई वोल्टेज का एप्लीकेशन किया जाता है। हाई वोल्टेज का एप्लीकेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन कम हो जाए और हमें बेटर रिजोल्यूशन मिले और साथ ही साथ इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सेपरेटेड कंपोनेंट्स को डिटेक्ट किया जाता है बाय स्टेनिंग टेक्निक्स डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन। क्लिनिकल एप्लीकेशंस की बात की जाए तो ये सिकल सेल डिजीजेस, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटीज़ एंड द सेपरेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स के सेपरेशन में, जिसे हम ब्लड सैंपल से सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर द सेपरेशन एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एल्कलॉइड्स, फॉर द टेस्टिंग ऑफ द सुटेबिलिटी ऑफ द municipal water supplies, the toxicity of the water and the other environmental components। इसके साथ ही साथ मसल्स के प्रोटीन्स दैट इज मायोसिन, एग प्रोटीन दैट इज एल्बुमिन, मिल्क प्रोटीन दैट इज केसीन, स्नेक एंड इंसेक्ट विनोम्स की एनालिसिस में भी पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। बट द लैक ऑफ द सेंसिटिविटी एंड द रिप्रोड्यूसिबिलिटी की वजह से हम इस टेक्निक को रिप्लेस कर देते हैं बाय द सेलुलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत सारे बायोलॉजिकल सैंपल्स सेलुलोज पर एडजॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि सेलुलोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के एडजॉर्प्शन से चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट रिड्यूस हो जाता है, इसलिए स्पॉट्स में टेलिंग दिखाई पड़ती है और टेलिंग की वजह से रिजोल्यूशन भी रिड्यूस हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द हाइड्रोक्सिल हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द एसीटेट ग्रुप। सेलुलोज एसीटेट इज प्रिफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड हाई रिजोल्यूशन एट
लो अप्लाइड वोल्टेज। सेलुलोज एसीटेट में 2 to 3 एसीटेट ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं पर ग्लूकोज यूनिट में, और इसकी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी लेस होती है। इट गिव्स शार्पर बैंड्स and is especially used for the clinical investigations such as separation of the glycoproteins, lipoprotein and the hemoglobin from the blood. इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में अब हम पेपर की जगह पर सेलुलोज एसीटेट फिल्टर पेपर को यूज़ करेंगे और इन पेपर की दोनों एंड्स को बफर में डिप करेंगे और इसी बफर में हमारे लगे होंगे इलेक्ट्रोड्स। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा फॉर द सेपरेशन ऑफ द स्पॉट। सेलुलोज एसीटेट स्ट्रिप का यूज़ करने पर जो हमें इलेक्ट्रोफेरोग्राम मिलता है वो बहुत ही रिजॉल्व्ड और सेपरेटेड होता है। हमारा इलेक्ट्रोफेरोग्राफ एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिटेक्टर रिस्पॉन्स के बीच में बनता है, और जो हमें पीक मिलती है वो रिजॉल्व्ड पीक होती है।